हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडियस ऑरा। आज का हमारा टॉपिक है कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। तो लॉरेंस कोलबर्ग नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक मोरल डेवलपमेंट पे थ्योरी दी थी। मोरल डेवलपमेंट क्या होता है? जैसे कि हमारी बहुत सारी डेवलपमेंट होती है बचपन से लेकर बड़े होने तक। इवन डेवलपमेंट जो है ना हमारी प्री कंसेप्शन से स्टार्ट हो जाता है, कंसेप्शन से स्टार्ट हो जाता है और डेथ तक चलता है। तो डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जिसमें हमारी फिजिकल डेवलपमेंट, बायोलॉजिकल डेवलपमेंट, कग्निटिव डेवलपमेंट होती है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होती है, ऐसे ही मोरल डेवलपमेंट होती है जिसमें हम मोरालिटी के बारे में जानते हैं। मोरालिटी मतलब नैतिकता, जो बचपन से लेकर बड़े होने तक हर एक एज स्टेज में मैच्योर होती जाती है, जो और ज़्यादा डेवलप होती जाती है। तो इसी के बारे में हमें पढ़ना है इस थ्योरी में। तो मोरल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है ये सबसे पहले हमें दिया था जेम्स एम बाल्डविन और जीन पियाजे ने। तो ये जो आप पिक्चर देख पा रहे हो ये जेम्स एम बाल्डविन है और ये जेम्स पियाजे हैं। जेम्स पियाजे को तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे क्योंकि इनका साइकोलॉजी में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। इन्होंने काफ़ी सारी रिसर्चेस की है साइकोलॉजी में, इन्होंने काफ़ी सारी थ्योरीज दी हैं जिनमें एक फेमस थ्योरी भी है, दैट इज़ कग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बाय जीन पियाजे। तो इस थ्योरी के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। बट अगर आप आपने ये थ्योरी के बारे में नहीं सुना है या आप पढ़ना चाहते हैं या आप अपने कंसेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट साइकोलॉजी थ्योरी पर जा सकते हैं। वहाँ पे मैंने काफ़ी सारी साइकोलॉजी की मतलब कुछ थ्योरीज दी हैं जिसमें जीन पियाजे की कग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्चुअल टॉपिक। दिस इज कॉलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। तो इन साइंटिस्ट का पूरा नाम था लॉरेंस कॉलबर्ग। इन्होंने जो जीन पियाजे ने और बाल्डविन ने जो आइडिया दिया था मोरल डेवलपमेंट का, उसी आइडिया को इन्होंने और ज़्यादा रिफाइन किया और एक्सटेंड किया और अपनी एक कॉम्प्रिहेंसिव 3 लेवल थ्योरी दी थी। इनकी जो थ्योरी थी ना उसे इन्होंने डिवाइड किया था 3 लेवल्स में कि एक प्री कंसेप्शन लेवल, प्री कन्वेंशनल लेवल था, कन्वेंशनल लेवल, देन पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो 3 इनके लेवल थे जिसमें इन्होंने डिवाइड किया था अपनी थ्योरी को। तो लॉरेंस कॉलबर्ग ने अपनी थ्योरी में मोरल डेवलपमेंट को स्टडी किया था और इन्होंने अपने जो सब्जेक्ट्स लिए थे ना अपनी स्टडी में वो थे चिल्ड्रन एज वेल एज एडोलसेंस। तो इन्होंने चिल्ड्रन का ग्रुप लिया था, एडोलसेंस का ग्रुप लिया था। चिल्ड्रन में प्री स्कूल और स्कूल एज के चिल्ड्रन आ रहे थे और एडोलसेंस का इन्होंने ग्रुप लिया था। तो उन बच्चों पे इन्होंने स्टडी किया था कि मोरल डेवलपमेंट उनका किस तरह से हो रहा है, मतलब किस एज में मोरल डेवलपमेंट कितना हो जाता है। और इसमें जो मेन चीज़ जो इनकी थ्योरी में जो की वर्ड था दैट इज़ मोरल डिलेमास। मोरल डिलेमास जो है ना ये मेन की वर्ड था इनकी थ्योरी में। मोरल डिलेमा का क्या मतलब होता है कि डिलेमास, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे पास दो इक्वली इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं, उसमें हमें कन्फ्यूज़न होती है कि व्हाट टू चूज़, तो हमें क्या चूज़ करना चाहिए। और दोनों मोरल जो डिलेमा होता है ना उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसकी जो खास बात वो यही होती है कि जो दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं वो दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। और मोरालिटी, मोरालिटी तो हमें यही बताती है कि क्या सही है क्या गलत है, व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, ये बताने का काम हमें मोरालिटी करती है। तो यहाँ पे मोरल डिलेमास में आता है, मान लो कि इनके सपोज करो कि आपके पास दो इक्वली इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं, या तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं या तो दोनों ही गलत हैं, लाइक दो गलत काम है या दो सही काम है। तो आपको उनमें से चूज़ करना है कि क्या ज़्यादा सही है या क्या कम गलत है। बट दोनों इक्वली हैं तो आपको बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि आप इस साइड जाना चाहते हैं या उस साइड। तो ये होता है डिलेमा, जो कि ज़्यादातर आप रेगुलर लाइफ में अगर देखें, डे टू डे लाइफ में, तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ में भी बहुत आता है। डे टू डे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसे कॉम्बैट करने के लिए हमारे पास डिलेमाज आते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज़ कॉलबर्ग्स थ्योरी ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस। कॉलबर्ग्स थ्योरी में इन्होंने ना बॉयज़ को लिया था, सिर्फ बॉयज़ को अपनी सब्जेक्ट्स के तौर पे लिया था। तो यही वजह है, इसकी वजह से ये थ्योरी बाद में जाके क्रिटिसाइज़ भी हुई थी और इस थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया था एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने जिनका नाम था कैरोल गिलिगन। तो इन्होंने इस थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया था क्योंकि इन्होंने बोला कि आपने गर्ल्स के कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न्स को तो बताया ही नहीं, आपने तो मतलब बायसनेस कर ली कि सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ को लिया। जो भी इन्होंने बच्चे जो चिल्ड्रन और एडोलसेंस जो एज ए सब्जेक्ट लिए थे उनमें सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ इंक्लूडेड थे। तो ये थ्योरी इसकी वजह से बाद में क्रिटिसाइज भी बहुत हुई थी। नेक्स्ट इज़, क्योंकि ये थ्योरी कग्निटिव है नेचर में, मतलब हमारी थिंकिंग से रिलेटेड है कि कैसे हम लोग सोचते हैं, क्या सोचते हैं, अगर डिलेमा कोई आ रहा है तो क्या सोच के हम एक आंसर को लेते हैं। तो ये थ्योरी फोकस कर रही थी ऑन द थिंकिंग प्रोसेस दैट अकर व्हेन वन डिसाइड वेदर अ बिहेवियर इज़ राइट और रॉन्ग। तो हम लोग डिसाइड तो कर लेते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, ये तो मोरालिटी हमें बताती है क्या सही है क्या गलत है। लेकिन किस क्यों हमने ये सोचा, इसके पीछे का रीज़न क्या था? तो यहाँ पे एक चीज़ तो मैंने आपको बता दिया डिलेमा, और दूसरी चीज़ हमारे यहाँ पे आती है रीजनिंग। तो रीजनिंग पे भी बेस्ड है ये थ्योरी, क्योंकि ये चीज़ मैं आगे बताऊंगी आपको अभी।
तो ये थ्योरी जो बेस थी ना, ये एक स्टोरी थी, एक एथिकल डायलेमा की स्टोरी थी, जिसमें एक मेल कैरेक्टर था, उनका नाम था हैंस। तो उसके ऊपर बेस्ड थी, मतलब वहाँ से लॉरेंस कॉलबर्ग को ये आइडिया आया कि ये मोरल रीजनिंग स्किल्स को असेस कर सके। तो जो हैंस थे, उनकी वाइफ बहुत ज़्यादा बीमार थी। ये हैंस की वाइफ हैं, बहुत ज़्यादा बीमार थी, इन्हें लास्ट स्टेज का कैंसर था, मतलब एंड स्टेज का कैंसर था, और इन्हें सिर्फ एक ही मेडिसिन से बचाया जा सकता था। तो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की वो मेडिसिन जिससे इन्हें बचाया जा सकता था, और वो मेडिसिन जो है वो इनके टाउन में एक केमिस्ट थे, उन्होंने तभी न्यूली डिस्कवर की थी वो मेडिसिन। और वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी थी, ऑब्वियसली नई नई डिस्कवर हुई है, एंड स्टेज कैंसर है, सिर्फ एक ही मेडिसिन से बचाया जा सकता है। तो डॉक्टर ने वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी, हैंस चले गए केमिस्ट की शॉप पर वो मेडिसिन लेने के लिए। तो वो केमिस्ट की शॉप पर मेडिसिन लेने के लिए गए, तो केमिस्ट ने उस मेडिसिन का कॉस्ट उन्हें बताया $2000। केमिस्ट ने जो मेडिसिन बनाई थी ना, उसको बनाने में जो उनका खर्चा आया था ना, वो $200, मतलब $200 का उनका खर्चा आया था उस मेडिसिन को बनाने के लिए। ओके। बट केमिस्ट ने उसकी 10 गुना ज़्यादा प्राइस बताया और $2000 बोला कि $2000 मुझे दे दो, मैं तुम्हें ये मेडिसिन दे दूंगा। तो $2000 हैंस के पास नहीं थे, तो वो अपने फ्रेंड्स के पास गए, अपने रिलेटिव्स के पास गए, और वहाँ से उन्होंने पैसे उधार मांगे, बरो किए मनी। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने वो उधार मांग के ला पाए वो थे $1000। अभी भी $1000 कम थे उनके पास, पर उन्होंने हार नहीं मानी। वो गए केमिस्ट के पास, उन्होंने बोला कि मेरे पास अभी $1000 हैं, तो आप अभी ये पैसे ले लो, मुझे मेडिसिन दे दो, और मैं बाद में आपको बाकी के पैसे दे दूंगा। पर केमिस्ट ने बोला नहीं, मैंने ये मेडिसिन डिस्कवर इसलिए नहीं की है कि मैं ऐसे ही बांटता फिरूं, मैंने ये डिस्कवर इसलिए की है ताकि मैं इससे पैसे कमा सकूं। तो उस केमिस्ट ने उन्हें मेडिसिन नहीं दी। तो जब उन्होंने मेडिसिन नहीं दी, अब उनके पास $1000 अभी भी कम है, तो वो क्या कर सकते हैं? अब यहाँ पर आ जाता है हेंस के पास एथिकल डिलेमा। तो यहाँ पे ये डिलेमा वाली स्टेज आ जाती है कि या तो वो अपनी वाइफ को मरने दें, यहाँ पे उनकी वाइफ है जो कि एंड स्टेज कैंसर पे है, तो वो मरने वाली है, या तो वो अपनी वाइफ को मरने देंगे, या फिर वाइफ को बचाने के लिए एक ही ऑप्शन रह गया, पैसे तो है नहीं, तो वो चोरी करेंगे, उस मेडिसिन को वो चोरी करेंगे। तो यहाँ पे ये डिलेमा आ जाता है, तो वो क्या करें? तो यही चीज़ मैंने बताया ना आपको कि जो लॉरेंस थे, उन्होंने यही क्वेश्चंस या इसी टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चंस उन अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों और अडोलसेंट से पूछे कि इस टाइप के डिलेमा में क्या करना चाहिए, क्या उन्हें अपनी वाइफ को मरने देना चाहिए या फिर उसे बचाने के लिए चोरी करनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही चीज़ें गलत हैं। मरने भी नहीं दे सकते और चोरी भी नहीं कर सकते, चोरी करना उनके एथिक्स के खिलाफ है, यहाँ पे एथिकल लाइक प्रॉब्लम आ जाएगी कि एथिक्स के खिलाफ है, लेकिन वाइफ को भी नहीं मरने दे सकते। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं। तो अब जब उन्होंने ये क्वेश्चंस उन बच्चों से और एडोलसेंस के ग्रुप से पूछे लॉरेंस ने, तो यहाँ पे या तो ऑप्शन ए बनेगा या फिर ऑप्शन बी बनेगा, ऑप्शन तो दो ही हैं। अब या तो बच्चे ए ऑप्शन देंगे या बी ऑप्शन देंगे, तो ऑप्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो क्वांटिटेटिव डेटा हो जाएगा। बट सिर्फ इन आंसर्स को ध्यान न रखते हुए कि बच्चे क्या आंसर दे रहे हैं, किस साइड जा रहे हैं, इसको ध्यान न रखते हुए लॉरेंस ने एनालाइज किए थे कि उनके पीछे का रीज़न क्या है। अगर बच्चे ए आंसर दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, उन्होंने क्यों मतलब ए ये वाली चीज़ सोची कि उसे अपनी वाइफ को मरने देना चाहिए, या फिर अगर बच्चे बी ऑप्शन बोल रहे हैं कि उसे चोरी कर लेनी चाहिए, तो ऐसा वो क्यों सोच रहे हैं कि उसे चोरी करनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद उन्होंने अपनी पूरी थ्योरी दी थी, जिस थ्योरी का नाम था मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। ओके। सो यहाँ पे द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉलबर्ग्स की जो थ्योरी थी ना, उसमें 6 स्टेजेस थी और उसमें 3 लेवल्स थे। मैंने बताया था कि उनकी थ्योरी में 3 लेवल्स थे, जैसे कि ये उनकी थ्योरी है, इसमें 3 लेवल्स थे और हर एक लेवल में दो दो स्टेजेस थी फर्दर। तो यहाँ पे सिक्स स्टेजेस हो गई, 1 2 3 4 5 6, 6 स्टेजेस थी और 3 लेवल्स थे। ओके, नाउ ये स्टेजेस क्या क्या थी? तो पहली स्टेज हमारी है, इसमें सबसे पहले लेवल्स आ जाते हैं। प्री कन्वेंशनल लेवल है, कन्वेंशनल लेवल है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है। तो प्री कन्वेंशनल लेवल में हमने उन बच्चों को रखा था जो प्री स्कूल स्टेज के थे। प्री स्कूल स्टेज के जो बच्चे थे उन्हें हमने प्री कन्वेंशनल लेवल में रखा था। स्कूल एज वालों को हमने कन्वेंशनल लेवल में रखा था। मतलब ये मान सकते हैं कि प्री स्कूल स्कूल एज दोनों ही प्री कन्वेंशनल में आ सकते हैं, और कन्वेंशनल लेवल में हमने एडोलेसेंस को रखा था। देन ये जो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल थे, इसमें एडल्ट्स आ जाते हैं, एडोलसेंस से एडल्ट्स, मतलब ट्रांजिशन हो रही है यहाँ पे प्री स्कूल से स्कूल एज तक आपका प्री कन्वेंशनल में, फिर स्कूल एज से एडोलसेंस तक कन्वेंशनल, एडोलसेंस से एडल्ट्स में जो कन्वर्जन हो रही है उसमें पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में रखा था।
तो इसमें क्या-क्या चीज़ें थी, वन बाय वन पढ़ते हैं। फर्स्ट इज़ द लेवल ऑफ प्री कन्वेंशनल लेवल। फर्स्ट लेवल जो था वो प्री कन्वेंशनल लेवल था। इसमें किस टाइप के बच्चे आ रहे हैं? तो इसमें क्या होता है कि मोरालिटी जो है वो एक्सटर्नली कंट्रोल है। मतलब यहाँ पे छोटे बच्चे हैं, प्री स्कूल के बच्चे हैं या फिर स्कूल एज के बच्चे हैं, उन्हें नहीं पता कि मोरालिटी क्या होती है, नैतिकता क्या होती है, क्या नहीं होती है, उन्हें कुछ भी नहीं पता, क्योंकि अभी तो उन्होंने स्कूल जाना स्टार्ट ही किया है। अगर स्कूल एज के बच्चे हैं और प्री स्कूल है तो उन्होंने तो स्कूल जाना भी स्टार्ट नहीं किया, तो उन्हें नहीं पता कि मोरालिटी क्या होती है, इतना दिमाग नहीं है उनके अंदर। तो मोरालिटी जो है वो एक्सटर्नली कंट्रोल है। बाहर से अगर किसी ने कुछ रूल्स वगैरह उन्हें बता दिए हैं कि ये सही होता है वो गलत होता है, तो उन्होंने वो मान लिया, बस इतना सा है। और दूसरी चीज़, वो ये सब क्यों करते हैं, वो ये रूल्स को क्यों मान रहे हैं? रूल्स तो हमने उन्हें बता दिए कि ये सही होता है, ये गलत होता है, लेकिन बच्चे इसलिए मान रहे हैं या तो वो हमारी बात मानना चाहते हैं, ओबे करना चाहते हैं, या फिर वो अवॉइड करना चाहते हैं पनिशमेंट्स को। तो पनिशमेंट ना मिले और रिवॉर्ड मिल जाए, यही दो कारण हो सकते हैं, या तो पनिशमेंट नहीं चाहिए उन्हें या फिर उन्हें रिवॉर्ड चाहिए, इसलिए वो इन चीज़ों को मानते हैं, रूल्स को मानते हैं। तो ये चीज़ें क्या करती हैं इस स्टेज में, पर्सनल सेटिस्फैक्शन एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है कि बच्चे जो भी कर रहे हैं ना, जो भी कोई काम कर रहे हैं, अगर हमने कुछ बच्चे से बोला करने के लिए, वो जो काम कर रहे हैं वो पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं, क्योंकि पनिशमेंट नहीं मिलेगी तो उनकी पर्सनल नीड सेटिस्फाई हो रही है और रिवॉर्ड मिल रहा है तो ऑब्वियसली पर्सनल नीड सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं इनकी स्टेजेस पर। तो स्टेज वन होती है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेड। जैसे कि मैंने बताया था कि बच्चा अगर कोई काम कर रहा है तो वो पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए करेगा, या फिर ओबीडियंस ओरिएंटेड है ये, कि मतलब ओबे कर रहा है वो हमारे रूल्स को, इसलिए करेगा। तो अवॉइड करना है यहाँ पे पनिशमेंट को, अवॉइड पनिशमेंट, के पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए काम करना है या फिर ओवे कर रहा है वो। तो नेक्स्ट, जैसे कि आप जानते हैं, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि छोटे बच्चे को सुबह सुबह उठ के स्कूल जाना है, स्कूल एज वाला चाइल्ड है, प्री स्कूल में तो ये नहीं होगा, स्कूल एज वाला जो चाइल्ड है उसे अगर सुबह सुबह स्कूल जाना है, मम्मी ने बोला कि आप ड्रेसअप हो जाओ स्कूल के लिए, स्कूल के कपड़े पहनो, तो या तो वो इसलिए पहनेगा कि मम्मी ने कहा है, तो मम्मी के बात की आज्ञा का पालन करना है इसलिए मैं कपड़े पहन रहा हूँ, या फिर मम्मी कहेंगी बेटा जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, आज मुझे कुछ काम है, मतलब मम्मी को भी कुछ काम है, जल्दी जल्दी ऑफिस जाना है, तो मम्मी कह रही है बेटा जल्दी जल्दी कपड़े पहनो, फिर मैं तुम्हें एक चॉकलेट दूंगी, या फिर मैं लंच में तुम्हारा फेवरेट खाना दूंगी, तो उसे ये रिवॉर्ड मिल रहा है, इसलिए वो काम कर रहा है। या फिर मम्मी कह रही है अगर कपड़े नहीं पहने तो तुम्हारी पिटाई पड़ेगी, तो पनिशमेंट से बचने के लिए वो अपने स्कूल की ड्रेस पहनेगा, तो वो जो काम कर रहा है वो पनिशमेंट से बचने के लिए या फिर ओबे करने के लिए कर रहा है। उसके बाद हमारे पास सेकेंड स्टेज आ जाती है इंस्ट्रूमेंटल एंड एक्सचेंज पर्पस ओरिएंटेशन। तो इस स्टेज को हम लोग कॉमनली टिट फॉर टैट की स्टेज भी बोल देते हैं, आपने कई बार सुना होगा कि मतलब जैसे को तैसा। इसका मतलब होता है कि अगर मैंने किसी का अच्छा किया, बच्चा ये सोचता है मैं किसी का अगर काम करके दे रहा हूँ तो कोई मेरा काम करके देगा, ठीक है, तो जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा मेरे साथ भी होना चाहिए। तो स्टेज टू में इंस्ट्रूमेंटल एक्सचेंज पर्पज आ जाता है, मतलब एक्सचेंज में कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ तो मिलना चाहिए, ठीक है, रिवॉर्ड मिलना चाहिए, कुछ भी मिले, तो एक्सचेंज में अगर मुझे क्या मिलेगा, जैसे कि अगर किसी बच्चे को किसी ने कोई काम करने के लिए बोला, तो वो कहेंगे इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा अगर मैं ये काम करूँगा तो, ठीक है, तो ये एक्सचेंज पर्पज ओरिएंटेशन आ जाती है। नेक्स्ट इज योर कन्वेंशनल लेवल। सेकेंड लेवल होता है हमारा कन्वेंशनल लेवल, इसमें कन्फॉर्मिटी टू सोशल रूल्स। यहाँ पे सोशल रूल्स के कन्फॉर्मिटी आ जाती है कि सोशल रूल्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। यहाँ पे इम्फेसिस शिफ्ट फ्रॉम द सेल्फ इंटरेस्ट टू रिलेशनशिप विद अदर पीपल एंड सोशल सिस्टम। तो यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट, पहले तो बच्चों में क्या था, छोटे बच्चों में ईगो सेंट्रिज्म होता है, उनका खुद का, जैसे कि मैं ये काम करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, या फिर मुझे पनिशमेंट से बचना है, या मुझे किसी का आदर करना है, मुझे रिवॉर्ड मिलने वाला है, सारी चीज़ मैं के अराउंड घूम रही है, अपने अराउंड घूम रही है, ईगो सेंट्रिज्म आ रहा है, तो वो अपनी पर्सनल नीड को सेटिस्फाई कर रहे थे प्री कन्वेंशन लेवल में। सेकेंड लेवल कन्वेंशन लेवल है, यहाँ पे इम्फेसिस शिफ्ट हो गया है सेल्फ से लेकर, मतलब यहाँ पे इम्फेसिस सेल्फ से चला गया है सोशल सिस्टम पर। यहाँ पे ये नहीं सोच रहे कि मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे सोसाइटी के लिए भी सोचना है कि हम दूसरों के लिए, मतलब दूसरों के हिसाब से कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब स्कूल एज चली गई है, यहाँ पे एडोलसेंस वाली एज आ गई है, तो ईगो सेंट्रिज्म यहाँ से चला गया है। अब वो ईगो सेंट्रिज्म नहीं रहा कि हर चीज़ मेरे अराउंड घूमेगी। अब लोग, बच्चे को ये पता लगने लगा है कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग मुझे चलना चाहिए, मुझे वो करना है जो सोसाइटी, जो लोगों को अच्छा लगता है, जिससे मैं अच्छा लगूं, जिससे सबको लगे कि ये इंसान बहुत अच्छा है, तो वो काम करना है यहाँ पर। तो
यहाँ पर हमारे पास 2 स्टेजेस आती हैं फर्दर। स्टेज 3 है, स्टेज 4 है। स्टेज 3 को हम बोलते हैं गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन वाली स्टेज होती है। मतलब यहाँ पे बच्चे दूसरों के लिए अच्छा लगना चाहते हैं। अगर लड़का है तो गुड बॉय, लड़की है तो नाइस गर्ल। ऑब्वियसली ये वो काम करेंगे जो सोसाइटी इनसे एक्सपेक्ट करती है। ठीक है, सोसाइटी अगर हमसे कोई काम एक्सपेक्ट करती है तो वो काम करने पर हम गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन में आ जाते हैं। सो हेयर इज द हेयर मतलब यहाँ पे क्या होता है, मेन चीज़ ये है कि मीटिंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर बिकॉज द ईगोसेंट्रिज्म इज नो लॉन्गर हेयर, क्योंकि यहाँ पे कोई ईगोसेंट्रिज्म नहीं है गई है अब। फिर नेक्स्ट हमारे पास स्टेज 4 आ जाती है। स्टेज 4 में लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन आता है। इसमें क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर, तो सोसाइटी ने जो लॉ और ऑर्डर्स बनाए ना उसको फॉलो करना है। इसमें यह है कि रूल्स जो बने हैं ना वो फिक्स्ड होते हैं और हर किसी को उसे फॉलो करना चाहिए, क्योंकि रूल्स फॉलो करने के लिए बने होते हैं और रूल्स हमारे भले के लिए बने हैं, सोसाइटी के अच्छे के लिए बने हैं, तो रूल्स को फॉलो करना है। और ये बहुत ही स्ट्रिक्ट फॉलो करने वाली स्टेज होती है कि रूल्स जो है ना वो प्रॉपरली फॉलो करने के लिए बने हैं, तो फॉलो करना चाहिए उन्हें। नेक्स्ट हमारे पास एक स्टेज लेवल आ जाता है, लेवल 3, जिसमें पोस्ट कन्वेंशनल लेवल जिसे कहते हैं, या फिर प्रिंसिपल लेवल भी कह सकते हैं इसे, एट द पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो यहाँ पे क्या होता है कि इंसान द पर्सन मूव बियॉन्ड द पर्सपेक्टिव ऑफ हिज और हर ओन सोसाइटी, तो वो अपनी सोसाइटी से भी बियॉन्ड चला गया है अब। मोरालिटी किस टर्म में यहाँ पे डिफाइन हो रही है कि डिफाइन इन द टर्म्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल। तो अब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज अब आए हैं, एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल और वैल्यूज आ गई दैट अप्लाई टू ऑल सिचुएशन, मतलब हर एक सिचुएशन में ये अप्लाई होगा। अब यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे 2 स्टेजेस है। स्टेज नंबर 5 है, स्टेज नंबर 6 है। स्टेज नंबर 5 में क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वर्ड आ गया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है अब सोसाइटी ने जो रूल्स और लॉज बना दिए है ना उसमें फिक्स नहीं रहना है, उन्हें हमें फॉलो करना ही करना है, ये चीज़ नहीं है, यहाँ पे फिक्स रूल नहीं है। यहाँ पे पर्सनल वैल्यूज यूज करते हैं हम टू चेंज दिस, मतलब सोशल जो रूल्स बना दिए गए ना उन्हें हम चेंज भी कर सकते हैं और उन्हें तोड़ भी सकते हैं। पहले वाली स्टेज में क्या था, स्टेज 4 में ये था कि रूल्स आर रूल्स और रूल्स सबको फॉलो करने चाहिए, सबको फॉलो करने होते हैं, फिक्स्ड है वो। लेकिन स्टेज 5 में क्या है कि रूल्स अगर बने हैं तो उन्हें चेंज भी किया जा सकता है, किसी के भले के लिए, किसी के अच्छे के लिए, सोसाइटी के अच्छे के लिए रूल को चेंज भी किया जा सकता है और सोसाइटी के अच्छे के लिए ही रूल्स को ब्रेक भी किया जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं ना रूल्स बने ही होते हैं तोड़ने के लिए, तो वो वाली स्टेज ये स्टेज 5 में आ जाती है। उसके बाद जब हम स्टेज 6 की बात करते हैं, इट इज़ द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। सबसे पहले तो ये इस थ्योरी का लास्ट स्टेज है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। एथिक्स क्या होते हैं, जो मतलब हम अपने एथिक्स को खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं। हेयर इज़ द सेल्फ सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल्स। यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल्स जो भी है ना उन्हें हमें खुद से सिलेक्ट करना है, कोई फॉलो करे ना करे, हमें फॉलो करना है, हम करेंगे, हम मोरालिटी के ऊपर चलेंगे, हमें अपनी नैतिकता को बनाए रखना है। दूसरा क्या कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, हम एथिकल चीज़ों को फॉलो करेंगे, एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे एंड स्टिक टू दी मोरालिटी एंड एथिक्स। तो हम स्टिक रहेंगे अपनी मोरालिटी पे, चाहे कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो, परिणाम कुछ भी हो, लेकिन मोरालिटी तो होनी ही चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपने काफ़ी सारे एग्जाम्पल सुने होंगे, जितने भी ये बहुत सारे स्वतंत्रता दिलाने में हमारी कितनी हेल्प की है महात्मा गांधी वगैरह ने। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना ये यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल एथिक्स के ऊपर चल रहे थे। ये इन्होंने स्टेज 5 को क्रॉस कर लिया था। स्टेज 5 में क्या था कि रूल्स को चेंज कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, नहीं, इन्होंने कहा ये सब कुछ हमें नहीं पता, हम एथिकल प्रिंसिपल्स को ही फॉलो करेंगे बस। तो दैट इज़ द स्टेज 6। तो अब इसको एक बार हम कंक्लूसिव वे में देख लेते हैं। सो हेयर यू कैन सी आर चार्ट ऑफ लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 यहाँ दे रखे हैं। लेवल 1 प्री कन्वेंशनल स्टेज है जिसमें वैल्यूज़ एक्सटर्नल इवेंट्स मतलब बाहर से आ रही हैं वैल्यूज़। कन्वेंशनल स्टेज है लेवल 2 में जिसमें परफॉर्मिंग द राइट रोल्स, मतलब जो सोसाइटी ने रोल्स डिसाइड की हैं उस तरह से हमें चलना है। पोस्ट कन्वेंशनल में शेयर स्टैंडर्ड राइट ड्यूटीज़ एंड प्रिंसिपल ये आ जाएगा। उसके बाद जो स्टेज 1 है, स्टेज 1 में बच्चा क्यों काम कर रहा है, एक्ट क्यों कर रहा है, टू अवॉइड द पनिशमेंट, वो पनिशमेंट को अवॉइड करना चाहता है या ओबीडियंस करना चाहता है इसलिए काम कर रहा है। स्टेज 2 में अपने खुद के इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ये रिवॉर्ड वाली चीज़ आ जाएगी। सेल्फ इंटरेस्ट में क्या होता है, ऑब्वियसली रिवॉर्ड होता है, रिवॉर्ड मिलेगा तो काम करेंगे। उसके बाद हमारी स्टेज 3 आ जाती है, मीटिंग द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर्स।
मतलब यहाँ पे क्या है, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरना है हमें। दूसरे हमें किस तरह से एक्ट करने पे मतलब एक्सपेक्ट करते हैं, हम किस तरह से काम करें, उस तरह से हमें काम करना है ताकि हम दूसरों की नज़रों में अच्छे बन सकें। तो ये आता है स्टेज 3 में। स्टेज 4 में अपहोल्डिंग लॉज एंड टू मीट द सोशल एक्सपेक्टेशंस। तो यहाँ पे जो रूल्स और लॉज बने हैं सोसाइटी के उनको हमें फॉलो करना है, रूल्स और लॉज को, और स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो ये आ जाता है हमारा स्टेज 4 में। स्टेज 5 में पर्सनल वैल्यूज़ यूज टू अचीव सोशल कॉन्शियसनेस। तो पर्सनल वैल्यूज़ को यूज़ करना होता है सोशल कॉन्शियसनेस अचीव करने के लिए। यहाँ पे ये आता है कि रूल्स जो बने हैं वो रूल्स हम चेंज भी कर सकते हैं फॉर द गुड ऑफ सोसाइटी, और रूल्स को ब्रेक भी किया जा सकता है फॉर द गुड ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हम इसे चेंज कर सकते हैं। तो जो चेंज आता है ना हर चीज़ में, किसी भी चीज़ में चेंज, रूल्स में चेंज आता है, जो एक क्रांति आती है, वो स्टेज 5 के बाद ही आती है। ठीक है। एंड स्टेज 6 सेल्फ सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पे हम अपनी मोरल प्रिंसिपल्स का खुद से सिलेक्शन कर सकते हैं, कोई फॉलो करता है या नहीं करता है, हमें एथिकल और मोरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी बाय लॉरेंस कॉलबर्ग। So thanks for watching the video. Please like and share the video as much as possible, and please subscribe my channel for more such videos, ताकि इससे मुझे अच्छे से मोटिवेशन मिलता रहे और मैं और भी बेटर वीडियोस आपके लिए ला सकूं। थैंक्स अगेन। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू दिस टॉपिक और एनी अदर टॉपिक, सो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। और आपको अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो यू कैन ऑल्सो राइट इन द कमेंट बॉक्स।